एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं एक आज़ाद ख्याल की लड़की थी और मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली थी। अब मेरे ऊपर रिश्तेदारों का बहुत प्रेशर था, तुम शादी कर लो, क्योंकि इस दुनिया में मेरे माता पिता नहीं थे। कुछ ही गिने चुने रिश्तेदार थे वो मेरे पास। प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा थी। मेरे रिश्तेदार अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते थे। वे लोग मेरी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। मैं अपने शादी के लिए ज़रा भी एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे रिश्तेदारों ने मेरी शादी करवा दी। मुझे मेरा पति ठीक ठाक ही मिल गया था। यूं मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो भी गई थी। अभी मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं अपने पति रवि के साथ बड़ी सुख भरी जिंदगी बिता रही थी। इस घर में रवि और मेरे अलावा कोई नहीं था, क्योंकि शादी के बाद हम दोनों एक नए घर में शिफ्ट हो गए थे। शाम का टाइम था। मैं किचन में पुलाव बना रही थी, क्योंकि रवि ने कहा था कि आज मैं पुलाव खाऊंगा और उसके बाद हम बहुत प्यार भरी बातें करेंगे। मैं पुलाव बनाकर खुद भी तैयार हो चुकी थी और रवि का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अब उनके आने का टाइम हो चुका था। करीब 5 मिनट के बाद ही रवि घर में दाखिल हो चुके थे। उन्हें देखकर मैं मुस्कुराने लगी थी। मैंने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया था। उनके हाथ में काले रंग का एक तकिया था और वह बड़े रोमांटिक अंदाज में किचन की तरफ आ रहे थे। उनको देखकर मैं भी खुश हो गई थी। जरूर कोई अच्छी खबर लाए होंगे। वे किचन में आकर इधर उधर देखते हुए बोले, अंदाजा लगाओ आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। रवि, आप क्या लाए होंगे? मैंने उस तकिया की तरफ देखते हुए कहा। ऐसी क्या चीज है? रवि ने कहा, तुम्हारे लिए बहुत खास चीज लेकर आया हूँ। मैं समझी कि वह कोई हार या सोने का सेट, अंगूठी या वगैरह कुछ होगी, मगर रवि का मतलब तकिया ही था जो उन्होंने हाथ में उठा रखा था। मैं हंस पड़ी। उसकी क्या जरूरत थी? घर में तो बहुत सारे तकिया हैं। तुम नहीं समझोगी, ये एक खास तकिया है। उसे कमर के नीचे रख कर सोते हैं। तुम्हें इस तरह गहरी नींद आ जाएगी, तुम सारी परेशानियां भूल जाओगी और बहुत जल्दी तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। रवि, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं खुश हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा था। हाँ हाँ, जानता हूँ। वह भी हंसकर बोला था। मैंने जल्दी से खाना लगाया, फिर हम दोनों बातें करने लगे। खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा वॉक करने घर से बाहर चले गए थे। रवि ने मुझे बताया कि हमारा कारोबार बहुत तेजी से और तरक्की पर है और बहुत जल्दी हम घूमने फिरने किसी अच्छी जगह पर जाएंगे। रवि की बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि मैं कई दिनों से बाहर नहीं गई थी और यहाँ पर मेरा दम घुट रहा था। रवि ने मुझसे वादा किया कि वे जल्दी ही मुझे घुमाने के लिए लेकर जाएंगे। रात काफ़ी हो गई थी। बातें करते करते हमें 11 बज चुके थे। हम लोग घर आए तो मैं थक चुकी थी। मैं ज़्यादातर बाहर नहीं जाती थी, लेकिन जब भी जाती तो मुझे नींद अच्छी आ जाती थी। मैं सोने के लिए लेट गई, लेकिन अभी मुझे सोए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे। रवि ने मुझे झकझोर कर जगाया। क्या कर रहे हो? कोई बात है क्या? अभी इतनी सारी बातें करके तो आए थे। मेरी बात पर वो मुस्कुराया, बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया था। वह तो दिखाना ही भूल गया था, इसलिए तुम्हें जगाया है। मैं इतनी मोहब्बत से लाया और तुम यूं ही देखे बिना ही सो गई। रवि ने नाराज होते हुए कहा। तो मैंने कहा, अच्छा दिखाइए क्या लाए हैं। उसने वही काले रंग का तकिया मेरी तरफ बढ़ाते हुए बड़े प्यार से कहा, ये तुम्हारे लिए लाया था। अब रोज तुम उसे अपने कमर के नीचे रखकर सोना। जिस दिन तुमने उसे ना रखा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। ये क्या बात हुई? एक तो तुम इतना अजीब सा गिफ्ट लेकर आते हो, ऊपर से इसे इस्तेमाल करने का भी कह रहे हो। जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं उसे अच्छी तरह देख लूंगी। अभी सोने दो। नहीं नहीं, तुम तब तक नहीं सो सकती जब तक तुम ये तकिया रखकर नहीं लेटती। प्लीज उसे अपनी कमर के नीचे रखो। रवि की बात सुनकर मुझे वह तकिया कमर के नीचे रखना ही पड़ा और वाकई ऐसा ही हुआ। जबकि मेरी नींद एक बार खुल जाती थी तो दोबारा नहीं आती थी, मगर इस तकिए पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। रात भर की नींद पूरी करने के बाद जब मैं उठी तो सुबह के 10 बज रहे थे। घड़ी पर टाइम देखकर मैं परेशान हो गई। मैं इतना लेट कभी नहीं उठती थी। हमेशा सुबह आरती के टाइम ही जाग जाती थी, मगर आज तो मुझे बहुत देर हो गई थी। मैंने सोचा कि रवि ऑफिस चले गए होंगे, लेकिन किचन से खाने पकने की आवाज आ रही थी। मैं अपना बाल सेट करके किचन में आई तो रवि नाश्ता बनाकर किचन से निकल रहे थे। हमेशा की तरह उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरी प्यारी पत्नी, नाश्ता तैयार है, उन्होंने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहा। तो मैं हंस पड़ी। आप क्यों सुबह सुबह नाश्ता बनाने लगे हो? नौकरानी से मैंने पूछा था, इसलिए कि आज तुम्हारी आंख नहीं खुली और मैंने सोचा कि आज मैं ही तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देता हूँ। अब से मैं तुम्हारी खूब सेवा करूंगा। रवि का ये अंदाज अजीब सा था। उससे पहले वे काफी लापरवाह हुआ करते थे, मगर अब उन्हें देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। हमने टेबल पर बैठकर नाश्ता किया और वह मुझे बातें बता रहे थे।
कहने लगे, अगले हफ्ते तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम पागल हो जाओगी। उनकी बातें ऐसे होती थी मगर हमेशा वह कोई न कोई खुशखबरी जरूर सुनाया करते थे। मैंने बड़ी बेसब्री से अगले हफ्ते का इंतजार करने लगी। आज संडे का दिन था। शाम के 4 बज रहे थे जब दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मैंने दरवाजा खोला तो रवि बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनकी खुशी देखने लायक थी। उनके हाथ में पीले रंग का एक लिफाफा था। सोचो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। टिकट लेकर आए होंगे। मैंने बड़ी बेसब्री से कहा था। हाँ हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। 15 दिन के लिए हम ऊटी जा रहे हैं। मैं उन दिनों को यादगार बनाना चाहता हूँ। तुम अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लो। हम घूमेंगे फिरेंगे, खूब पिक्चर बनाएंगे, रवि ने मुझे कैमरा दिखाते हुए कहा था। तब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि मैं पिक्चर बनवाने की बहुत शौकीन थी। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी। उसके अलावा रवि ने मुझे ढेरों शॉपिंग करवाई थी। रात को हम पैकिंग कर रहे थे कि उन्होंने फिर एक और नया तकिया मेरी तरफ उछाल दिया और कहा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक और नया गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये क्या है रवि? मैंने तंग आकर कहा था, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? पसंद तो आया, लेकिन तुम क्या मुझे रोज रोज नया तकिया ही लाकर देते हो? मैं चिढ़कर बोली, हाँ तो बताओ, इस तकिया में मेरे लिए ऐसा क्या छुपा है? वह राजदारी से बोला, इस तकिया में क्या हो सकता है? मैं उस तकिया को कैंची से काटने लगी थी। उसने मुझे रोक दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं बहुत प्यार से लाया था। अब तुम मेरा गिफ्ट ठुकराओगी तो मुझे बहुत दुख होगा, रवि ने बड़ी जज्बाती शब्दों में कहा। तो मैंने वह तकिया अपने पास ही रख लिया और कहा, ठीक है, हम उसे साथ ले जाएंगे। मैं वहां जाकर इसी पर आराम करूंगी। होटल का तकिया इस्तेमाल भी नहीं करूंगी। अब खुश हो ना जनाब? मैंने कहा तो वह बच्चों की तरह खुश हो गया। हाँ, बहुत खुश हूँ। मेरा दिया हुआ गिफ्ट स्वीकार करो, चाहे वह गिफ्ट जैसा भी हो, रवि ने कहा। और फिर हमने पैकिंग पूरी कर ली। अपने घर से बाहर आकर गाड़ी में बैठ गए। हम करीब 24 घंटे ड्राइव करने के बाद अपनी मंजिल देखना नसीब हुई थी। करीब सुबह के 8 बजे थे। अब हम लोग खूबसूरत ऊटी के वादियों में पहुंच गए थे। यहाँ आकर हमने एक होटल बुक किया और अपना सामान वगैरह रखकर नाश्ते का ऑर्डर भी कर दिया। नाश्ता आया तो मेरी भूख बड़ी जोरों पर थी। मुझे नींद भी आ रही थी क्योंकि हम वीरगंज नेपाल से चलकर ऊटी पहुंचे थे। 2 रातें सफर में बीती थी। नाश्ता करने के बाद रवि बोला, आओ जरा बाहर वॉक करते हैं। मैंने कहा, रवि, हम रात के थके हुए हैं, अभी सो जाते हैं, फिर उठकर घूमेंगे फिरेंगे। अभी तो हमारे पास 15 दिन का टाइम पड़ा है। मैंने लापरवाही से कहा। सोने के लिए लेटी ही थी कि रवि ने एकदम उछलकर बोला, अरे ये क्या कर रही हो? जो गिफ्ट लेकर आया था वह तकिया रखना ही भूल गई हो? रवि ने मुझे एक बार फिर वही तकिया उठाकर दिया था। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे लाए हुए तकिए पर ही आराम करूंगी। मैंने वह तकिया अपने सर के नीचे रखकर सो गई। मेरी आंख दिन के करीब शाम के 4 बजे खुली थी। मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि मैं ज्यादा देर तक कभी नहीं सोया करती थी। जब मैंने उठकर हाथ मुंह धोया, रवि का इंतजार करने लगी तो वह थोड़ी देर के बाद ही कमरे में दाखिल हुए। उनके पास बहुत सारा ताजा फल मौजूद था। ये क्या है? मैं शाम के 4 बजे तक सो रही थी, ये बात भूल कर बोली थी। रवि बोले, अपनी पत्नी के लिए मैं बहुत सारा फल फ्रूट लाया हूँ। वह हमेशा की तरह चहक कर बोले थे। अच्छा ठीक है, पहले नाश्ता करें या फल खाएं? रवि ने कहा, नाश्ता तो मैं कर आया हूँ, अब तुम्हारी बारी है। तुम सो रही थी तो मैंने तुम्हें जगाना अच्छा नहीं समझा, इसलिए जरा बाहर वॉक करने गया था। बाहर इतना खूबसूरत जगह है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। हम तो रात को आए थे इसलिए ज्यादा देख नहीं पाए, और फिर यहाँ तो इस तरह रोशनी भी नहीं है जैसे शहरों में होती है, इसलिए हमने इस वादियों की खूबसूरती को महसूस नहीं किया। वह बोले तो मैं बड़े जोश में हो गई थी। कहा, हाँ हाँ, बस मैं नाश्ता कर लूँ फिर घूमने चलेंगे। अभी शाम होने में करीब 2 घंटे बाकी थे। रवि ने मुझे घड़ी पर देखते हुए बताया, हम काफी जगह घूम सकते हैं, गाड़ी तो अपनी ही है ना? तुम्हें याद है जब हम पहले आए थे हमारे पास अपनी गाड़ी भी नहीं थी? रवि ने हसरत भरी निगाहों से मुझे देखकर कहा था। हाँ, लेकिन अब हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है। रवि की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वह कमरे में किसी वेटर वगैरह को नहीं आने देते थे। नाश्ता लाना होता तो खुद ही कमरे से बाहर जाते। मुझे उनकी ये आदत बहुत ही अच्छी लगती थी। थोड़ी देर के बाद वह नाश्ता लेकर आए। मैंने 2-4 निवाले खाए। मेरा सर बहुत भारी हो रहा था। फिर मैं और रवि बाहर घूमने फिरने चले गए। करीब 2 घंटे घूम फिर कर जब हम वापस कमरे में आए तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, जबकि हम इतनी खूबसूरत वादियों में घूमने फिरने गए थे। मगर उसके बाद भी मेरी तबीयत कुछ खराब सी हो रही थी। किसी चीज में मेरा दिल नहीं लग रहा था। रवि ने इस बात को मेरा वहम बताया। बोले कि तुम ठीक हो जाओगी, हम पूरे 15 दिन यहाँ रहेंगे। अगर तुम्हें यहाँ अच्छा ना लगा तो मैं तुम्हें और जगह लेकर जाऊंगा, वहाँ जाकर जरूर तुम इससे ज्यादा एंजॉय करोगी। रवि की कभी बातें खत्म नहीं होती थी, मगर मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी,
इसलिए मैंने ज़्यादा घूमने फिरने और बाहर जाने से मना कर दिया। रवि बोले, मैंने बड़ी अरमानों से तुम्हें लेकर आया था, अब तो हमें 15 दिन से पहले यहाँ से नहीं जाना चाहिए। हम 15 दिन यहीं बिताकर जाएंगे। ऑफिस से मैं बार बार छुट्टी नहीं ले सकता। वह रात भी इसी तरह बीत गई। मैं यहाँ आकर ज़्यादातर सो ही रही थी। मुझे बार बार नींद आ रही थी। मैं बार बार अपनी तबीयत बिगड़ने की वजह से रवि को बाहर खाने के लिए भेज देती, तो कभी दवा लाने के लिए। आखिरकार तीसरे दिन मैंने रवि से साफ कह दिया कि अब हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, मुझे घर जाना है। रवि ने भी मेरी बात पर हामी भरकर सर हिलाया था। कहने लगे, अच्छा ठीक है, मैं शाम तक कुछ बंदोबस्त करता हूँ। मैं अपने कमरे में ही थी जब रवि ने बताया वे बाहर कुछ जरूरी काम से जा रहे हैं। मैं आराम से सो गई। मुझे फिक्र नहीं थी, क्योंकि रवि अक्सर ज़्यादा देर के लिए कहकर बाहर जाते थे और जल्दी ही वापस आ जाते थे। मगर आज तो सोकर उठ चुकी थी। रवि अभी तक वापस नहीं आए थे। मुझे परेशानी होने लगी। कहाँ गए हैं? मैंने होटल के मैनेजर से पूछा। वह कहने लगा, 2 घंटे में साहब आ जाएंगे, हमें बता कर गए थे। आपने उनके लिए कुछ पूछना है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वे हमें बता कर गए थे। अगर आप उनके लिए पूछे तो हम आपको बता दें। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। रवि का इंतजार करने लगी। अब तो इंतजार करते करते 2 से 3 घंटे हो गए थे, मगर रवि तो नहीं आए थे। मैं बार बार उनका नंबर डायल करने लगी, मगर उनका फ़ोन बंद था। मैं इसी तरह मायूस होकर बैठी हुई थी कि मुझे होटल के एक वेटर ने आकर बताया कि रवि साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैं अपने कमरे से उठकर बाहर आ गई। हैरानी इस बात की थी कि रवि ने मुझे मेरे फ़ोन पर बात करने के बजाय होटल के नंबर पर मुझसे बात कर रहा था। लेकिन उन्होंने जो खबर मुझे सुनाई वह मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली थी। बोले कि मुझे अचानक से ऑफिस का कोई काम याद आ गया था, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। अब तुम ऐसा करो, गाड़ी पर बैठो और खुद ही घर चली आओ। मैं इस वक्त नहीं आ सकता। घर आकर तुमसे सारी बात डिटेल से बताता हूँ। बात हम दोनों के फायदे की है, इसलिए ज़्यादा शोर मत मचाना। मैं घर आकर तुम्हें पूरा बात बता दूंगा। रवि ने इस तरह जल्दीबाजी में फ़ोन भी काट दिया कि मैं हेलो हेलो करती रह गई। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मजबूरन मुझे होटल के मैनेजर को कहना पड़ा कि आप होटल के किराए का बिल बना दीजिए, मुझे चुकता कर देना है। उसके बाद मुझे बाहर सड़क तक छोड़ आना। उन्होंने मेरी मदद की और मैंने होटल के मैनेजर से एक लोकल गाड़ी में बैठकर घर आ गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि रवि इस तरह लापरवाही से काम लेंगे, इस तरह वीरान इलाके में मुझे अकेला छोड़कर घर आ जाएंगे। उन्हें आखिर ऐसा कौन सा काम याद आ गया था जो मुझसे भी ज्यादा जरूरी था। मैं घर आई तो घर के दरवाजे पर ही मुझे अजीब सा महसूस हुआ। अंदर अपने कमरे तक गई तो मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेरे कमरे में बहुत सारी मक्खियों ने झुंड बना रखा था। हे भगवान, ये सब क्या है? मैं डर कर पीछे हटी तो देखा कमरे में मक्खियों ने मेरे तकिए के आजू बाजू मंडरा रही थी। वह जो तकिया मुझे रवि देकर गए थे उसके पास ही सारी चूटियां और मक्खियां वगैरह जमा हुई थी। मुझे तो मक्खी और चूटियों से बहुत डर लगता था। मैंने अपने काम वाली का इंतजार किया। शाम के करीब 3 बजे वह कमरे में दाखिल हुई थी, क्योंकि उसे सुबह सुबह मेरे आने की खबर भी मिल चुकी थी। वह आई तो मैंने उसे अपने कमरे साफ करने को कहा था। उसने मुझे आकर बताया कि सारी मक्खियां उस तकिया पर ही जमा होती थीं, जिसका काला रंग है और साइज में भी थोड़ा छोटा है। मैंने उसकी बात पर गौर किया तो मुझे याद आया, ये तकिया तो मुझे रवि ने तोहफे में दिया था। उसके करीब ही सारी मक्खियां और चींटियां थी। फिलहाल अब वह सब कुछ साफ कर चुकी थी और अब मेरा कमरा काफी अच्छा भी हो गया था। मैंने रवि का इंतजार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि घर की हालत ऐसी थी कि मुझे डर लग रहा था। चूटियों और मक्खियों का मेरे कमरे में जमा होना एक अजीब सी बात थी। रवि का इंतजार करते करते रात हो गई, मगर उन्होंने मुझे फोन नहीं किया। यहाँ तक कि मैं अपनी परेशानी में घुल घुल कर रोने लगी थी, मगर रवि की कोई खबर नहीं थी। इंतजार करते करते सुबह हो गई। बड़ी मुश्किल से मुझे सुबह आरती के समय नींद आई। फिर मेरी आंख 10 बजे खुली थी। मैं फिर से रवि को फ़ोन करने लगी, मगर उनका नंबर बंद था। इतने में दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। मैं चौंक कर उठी कि शायद रवि आ गए होंगे। मैंने खुशी खुशी जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने 2 हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे। वह मुझे कुछ बताना चाह रहे थे, जिसे सुनकर मेरी परेशानी और बढ़ गई। हर कोई मेरे पति के घर पर ना होने का फ़ायदा उठा रहा था। कहने लगे कि आपको इस घर से निकलना होगा, क्योंकि ये घर अब आपका नहीं बल्कि हमारा हो गया है। उन्होंने मुझे कागजात दिखाते हुए कहा था। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं आया। मैं उनके बातों पर जरा भी हैरान नहीं हुई, क्योंकि ऐसे फ्रॉड आजकल शहर भर में घूम रहे थे। मैंने उनसे साफ कह दिया, अगर वे लोग यहाँ से ना गए तो मैं पुलिस को बुलवा लूंगी। वे कहने लगे, हम भी कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। अगर पुलिस आएगी तो हमारे हक में
और भी अच्छा होगा, क्योंकि यह मकान अब बिक चुका है और इस मकान को आपके पति रवि ने ही बेचा है। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान हो रही थी, क्योंकि ये मकान मेरे पापा ने मुझे दिया था। मैं एक अमीर बाप की बेटी थी। पापा ने अपने जीवन में ही अपनी सारी जायदाद का मालिक मुझे बना दिया था। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी मर्जी के बगैर रवि ने ये मकान कैसे बेच सकता है, जबकि कागजात पर मेरे सिग्नेचर होने भी जरूरी थे। खैर, मैंने उन लोगों से कुछ टाइम के लिए मोहलत मांग ली और कहा कि आप मुझे 1 दिन दे दें, मैं सारी जानकारी आपको बता दूंगी। वे जा चुके थे, मगर 1 दिन बाद उन्होंने इस मकान पर कब्जा लेना था। मेरी परेशानी और बढ़ गई थी। रवि से मेरी कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी। ये लोग झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे। मैंने सोचा कि मैं रवि का इंतजार करने के बजाय अपने किसी रिश्तेदार से कहती हूँ कि ऐसा ना हो कि रवि किसी मुसीबत में फंस गए हों और उनकी वजह से मुझे भी कोई तंग कर रहा हो। मगर इस सब की नौबत ही नहीं आई। शाम के 7 बजे रवि ने खुद मुझे कॉल की। तब मैं बहुत खुश हुई। मैंने फ़ोन उठाया तो रवि की सरसरी आवाज़ मेरे कानों में टकराई थी। मेरी प्यारी पत्नी रेखा, मुझे माफ़ कर देना। हकीकत यही है कि मैं तो रश्मि से प्यार करता था। 1 महीना पहले एक बिजनेस ट्रिप पर गया था, जहाँ पर मुझे मिली थी। तुम्हारे साथ मैंने तुम्हारी दौलत देखकर शादी की थी। मुझे तुम्हारे सूरत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि उसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। मैंने मकान बेच दिया है। मैं तुम्हारी बदतमीजी से तंग आ गया था। तुम मुझे अपने बाप का नौकर समझ रही थी, जबकि मैं एक आज़ाद जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता। ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया था और मेरे पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। उस टाइम सोचना शुरू कर दिया कि इस सब का हल क्या हो सकता है। आखिरकार मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं रवि के फ़ोन की सारी कॉल डिटेल निकलवाऊंगी, ताकि मैं रवि के बारे में अच्छे से जान सकूं। फिर मैंने रवि पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। रवि मेरा सब कुछ बेचकर दुबई जा चुका था। उनकी कोर्ट में हाजिरी ना हुई तो 1-2 महीने में कोर्ट ने मेरे हक में फैसला कर दिया, क्योंकि सारे सबूत मेरे पास थे। जबकि जांच के बीच ही ये भी साबित हो गया था, मेरा पति मेरे तकिए पर स्प्रे करके मुझे नींद की वादियों में ले जाता था। उस नींद की हालत में ज़्यादातर कागजात पर मुझे मेरे अंगूठे लगवाया करता था। रवि ने अपनी तरफ से जाली साइन कर दिए थे। 2 महीने के बाद रवि चुपकर हिंदुस्तान आ रहा था, मगर एयरपोर्ट पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि वह कानूनी तौर पर एक मुजरिम था और यूं रवि को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी थी। मैंने रवि से कहा कि वो मुझे डिवोर्स दे दे, मगर वो मेरे कदमों में आकर गिरकर माफी मांग रहा था, सुलह करने को कह रहा था। मगर मैंने उससे सुलह करने से साफ मना कर दिया था। आज वो जेल में है। मेरे पास मेरी दौलत, जायदाद, सब कुछ अदालत के जरिए वापस मिल गई थी। अब आप बताइए, क्या ऐसे पति पर दोबारा भरोसा करना अक्लमंदी होगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना। मैं बहुत उलझन में हूँ। अब मैं दूसरी शादी कभी नहीं करना चाहती। मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, जरूरी नहीं हर आदमी एक जैसा हो। अब आप लोग बताइए, मुझे दोबारा से शादी करनी चाहिए या नहीं? क्योंकि अभी तो मेरी जिंदगी बड़े आराम से बीत रही है। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।